हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथ लर्न। बच्चों, क्लास 7 के हमने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 11.4 के 1 से 4 का सॉल्यूशंस दिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 11 तक इस वीडियो में देंगे। आप मेरे साथ बने रहिए। हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा आपके पास क्लियर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 इधर बोर्ड में हम लिख के रखे हैं। आप देखिए, ए पाथ इज 1 मीटर वाइड, built along the border and inside a square garden of side 30 मीटर। तो इस तरह का सम्स आपको पहले भी बताए हैं कि पहले आप इसका एक स्केच कर लीजिए, रफ स्केच कर लीजिए, ताकि आपको पता चल जाएगा कि ये गार्डन कैसा है। गार्डन है स्क्वायर, द स्क्वायर गार्डन एंड हुज साइड इज 30 मीटर। इस गार्डन में एक पाथ बना हुआ है। ए पाथ इज बिल्ड, ये आपको समझना है। एक चारों तरफ से एक रास्ता बना हुआ है और उसका विड्थ दिया हुआ है 1 मीटर। तो पाथ कभी अंदर से जाता है, कभी बाहर से जाता है, ये तो आपको आइडिया लग गया है। अलोंग द बॉर्डर, चारों तरफ से, एंड इनसाइड ए स्क्वायर गार्डन, यानी कि ये आपका पूरा गार्डन था, लेकिन अंदर एक पाथ बन गया। अंदर एक पाथ बन गया और पाथ का जो विड्थ है ये है 1 मीटर। ये आपको जानने का है। इसलिए एक बाहर का ये जो पहले वाला जो एक्सटीरियर एक स्क्वायर बनता है और एक बनेगा इंटीरियर स्क्वायर। तो एक्सटीरियर जो स्क्वायर बनता है ये है 30 मीटर, साइड है 30 मीटर, और तो इंटीरियर जो है एक एक्सटीरियर स्क्वायर और एक इंटीरियर स्क्वायर। ये आपको समझने का है। 2 स्क्वायर बन रहा है। एक ये जो गार्डन है, पहले गार्डन था, और पाथ बन जाने के बाद ये जो अंदर इससे कंपैरेटिवली छोटा एक स्क्वायर बनेगा। तो इसका जो एक्सटीरियर स्क्वायर का जो साइड है, द साइड वाज 30 मीटर। तो इंटीरियर स्क्वायर का जो साइड होगा वो कितना होने का है? 30 से जरूर ही कम होगा, क्योंकि 1 मीटर इधर कम हो गया, 1 मीटर इधर कम हो गया, यानी कि 30 माइनस 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 2, 30 माइनस 2 28 मीटर। अब निकालना है आपको द एरिया ऑफ द पाथ। तो एरिया ऑफ द पाथ ये वाला है। तो पिछले वीडियो में मैं बताया कि एक्सटीरियर जो शेप है उसे इंटीरियर शेप को आप माइनस कर दीजिए। तो ये आपका जो शेडेड मैं पाथ दिखा रहा हूं, ये जो पाथ दिखा रहा हूं, इसका एरिया निकल जाएगा। सो एरिया ऑफ द पाथ, एरिया ऑफ द पाथ, ये 1 जो है 1 का सॉल्यूशन दे रहा हूं। एरिया ऑफ द पाथ इक्वल टू एरिया ऑफ द एक्सटीरियर बोलिए, आउटर बोलिए, कुछ भी बोलिए, एक्सटीरियर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ इंटीरियर स्क्वायर। एरिया ऑफ एक्सटीरियर ये 30 है, इसलिए स्क्वायर का 30 इंटू 30, साइड इंटू साइड होता है, तो 30 इंटू 30 माइनस एरिया ऑफ द स्क्वायर इंटीरियर स्क्वायर, ये आपका 20 है, इसे 28 इंटू 28। इंटीरियर स्क्वायर का साइड आपने निकाला, 30 माइनस 2 यानी कि 28। सो 30 इंटू 30 माइनस 28 इंटू 28, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 9,
उसके बाद 2 0 माइनस 28 इंटू 28, 784 माइनस करने से 6 and 1, 116 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ द पाथ इस तरह से निकलता है, एरिया ऑफ द आउटर शेप माइनस एरिया ऑफ द इनर शेप। तो आपका बाहर के बॉर्डर पर जो पाथ बना हुआ है उसका एरिया इस तरह से निकल गया 116 मीटर स्क्वायर। अब करते हैं नंबर 2, द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास इन द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द गार्डन at the rate of ₹40 meter per square. ₹40 meter per square. The cost of planting grass in the remaining portion of the garden. देखिए ये बना हुआ था, उसके बाद आपका पाथ बना, तो रिमेनिंग पोर्शन क्या हो गया? ये जो व्हाइट पोर्शन हम दिखा रहे हैं, ये व्हाइट पोर्शन जो इंटीरियर स्क्वायर है, दिस इज द रिमेनिंग पोर्शन। सो आपको समझ में आ रहा है? उम्मीद करते हैं कि पहले गार्डन ABCD था, लेकिन उसके बाद ये जो पाथ बना, इसके लिए ये छोटा सा एक EFGH एक स्क्वायर, छोटा स्क्वायर बन गया। इसी पे तो आपको ग्रास लगाना है, क्योंकि ये पाथ पर तो लोग जाएंगे, तो इस पर ग्रास लगाने की जरूरत नहीं, इसमें ब्रिक्स वगैरह बिछाने का जरूरत है। सो यहाँ पर फूल लगेंगे, यहाँ पर ग्रास लगेंगे। तो यहाँ पर कहा जा रहा है द एरिया ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास, यहाँ पर ग्रास लगाने का है, इसलिए इसका एरिया निकालना है। सो द रिमेनिंग पोर्शन का जो एरिया होगा, एरिया of remaining portion is area of EFGH, या तो लिखिए इंटीरियर एरिया ऑफ इंटीरियर स्क्वायर। इंटीरियर स्क्वायर का जो एरिया है वही है आपका रिमेनिंग एरिया। आप निकाल चुके 28 इंटू 28 इक्वल टू 784 मीटर स्क्वायर। इस पर आपको ग्रास लगाने का है। सो कॉस्ट विल बी कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास इक्वल टू रुपीज, देखिए 1 मीटर स्क्वायर में 40 रुपीज लगता है, तो इतने मीटर स्क्वायर का जरूरी 784 इंटू 40 इतने रुपए लगेंगे। मल्टीप्लाई कीजिए, 4 4 16, हैंड कैरी 1, 4 8 32 प्लस 1 33, हैंड कैरी 3, 4 7 28 प्लस 3 31, और एक जीरो इधर है, इसलिए इसको भी लगाना पड़ेगा। सो ₹31,360 ये कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग द ग्रास, और एरिया ऑफ द पाथ इज 116 मीटर स्क्वायर। सो योर आंसर्स आर 116 मीटर स्क्वायर एंड ₹31,360। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए एक पार्क है, यहाँ एक पार्क है जिसका लेंथ तो है 700 मीटर एंड ब्रेथ है 300 मीटर। इस तरह का एक पार्क है।
ये आपका आर्क बन गया। लेंथ 700 मीटर एंड ब्रेथ 300 मीटर। अब यहां क्या कर रहा है, दो क्रॉस रोड्स जा रहा है। क्रॉस रोड्स इस तरह का होता है जो एक दूसरे को इस तरह से क्रॉस करता है, बीचों बीच क्रॉस कर रहा है, इसको क्रॉस रोड कह रहा है। दिस टू क्रॉस रोड्स, एक ये वाला है, एक ये वाला है, दोनों इस साइड्स का एक तो लेंथ का पैरेलल है और एक क्या है देख रहे हैं, ये विड्थ का पैरेलल है। एक क्रॉस रोड्स इस लेंथ जो है इसका पैरेलल जा रहा है और एक क्रॉस रोड्स जो है ये जो ब्रेथ है इस साइड का पैरेलल जा रहा है। अब आपको बताना है फाइंड द एरिया ऑफ द रोड। सो ये जो रोड एरिया कवर करके रखा है पार्क के अंदर, इसका एरिया बताने का है। और एक चीज और दिया है, ये रोड का जो विड्थ है 10 मीटर। ये 10 मीटर चौड़ा है, ये दिस इज 10 मीटर, ये भी 10 मीटर और ये भी 10 मीटर। चलिए, तो इस क्रॉस रोड्स का हम एरिया निकालते हैं। तो देखिए इस तरह का दो रोड बन रहा है। एक रोड तो हमारा इस तरह का रेक्टेंगल बन गया, ये वाला हम अगर वर्टिकली जो है इसको कर रहे हैं। सो देखिए यहां से यहां क्या है, क्या लेंथ होगा 300 मीटर, क्योंकि दिस इज रेक्टेंगल, ये 300 होगा तो ये भी 300 बनेगा। सो दिस इज 300 मीटर और ये विड्थ है इसका 10 मीटर, इसलिए ये 10 मीटर। तो इसका आप ये रोड नंबर 1 अगर होता है, ये समझ लीजिए रोड नंबर 1, तो इसका जो एरिया होगा दिस एरिया विल बी L इंटू बी। ये रेक्टेंगल है इसलिए L इंटू बी 300 इंटू 10 यानी कि 3000 मीटर स्क्वायर। अब आते हैं ये रोड नंबर 2। रोड नंबर 2 इस तरह से है। रोड नंबर 2 भी एक रेक्टेंगल ही है। इसका लेंथ देखिए, इसका लेंथ कितना है, यहां से यहां जो इसका ये साइड है 700, तो ये भी इसका 700 है। एक साइड तो 700 है और एक साइड क्या है, एक साइड तो ये सिर्फ ये विड्थ ऑफ द रोड यानी कि 10 मीटर। तो इसका एरिया 1 3000 निकला था और एरिया 2 इक्वल टू 700 इंटू 10 यानी कि 7000 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ रोड 1 और एरिया ऑफ रोड 2 अगर निकल ही गया तो हम क्या कर सकते हैं, एरिया कवर्ड बाय द 2 रोड्स इक्वल टू एरिया ऑफ दिस रोड 1 प्लस एरिया ऑफ द रोड 2। लेकिन इसमें एक बात है, ये जो बीच का एक सेक्शन है, बीच का एक सेक्शन आप देख रहे हैं, ये जो एक स्क्वायर टाइप का बन रहा है, एक स्क्वायर बन रहा है, ये क्या है, कॉमन एरिया है। इसको माइनस करना होगा, इसको और इसको दोनों को प्लस करने के बाद इस जो स्क्वायर एरिया है इसको माइनस करना होगा। क्यों माइनस करना होगा, आप देखिए जब एक को आप निकाल रहे हैं, समझ लीजिए 700 इंटू 10 यानी कि आप 7000 मीटर स्क्वायर जब निकाला तो ये कवर्ड हो गया। और जब आपने इसको भी किया 300 इंटू 10, यहां इसका एरिया जो है डबल आ गया, इसका दोबारा से आ गया, इसलिए एक बार इसको माइनस करना पड़ेगा, ये आपको ख्याल रखना पड़ेगा। इसलिए एरिया कवर्ड बाय द 2 रोड्स का फॉर्मूला आपका बन सकता है एरिया ऑफ
road 1 plus area of road 2 minus area of the common square। ये हमने कॉमन स्क्वायर इसलिए लिखा क्योंकि यहां भी 10 मीटर है, यहां भी 10 मीटर है। अगर ये रेक्टेंगल होता तो आप रेक्टेंगल लिखते, लेकिन यहां हम देख रहे हैं इसका विड्थ जो है दोनों रोड का इक्वल है, यानी कि ये भी 10 है, ये भी 10 है, यानी कि स्क्वायर है। रोड 1 का 3000 प्लस रोड 2 का 7000 माइनस कॉमन स्क्वायर ये है आपका 10 मीटर, इसलिए 10 इंटू 10 100। यहां पर आप डायरेक्ट 100 भी लिख सकते हैं। 3000 प्लस 7000 10,000 माइनस 100 यानी कि 9,900 मीटर स्क्वायर। 9,900 मीटर स्क्वायर आपका एरिया निकला, that is covered by the two roads. Also find the area of the park excluding the crossroads. Give your answers in hectares. अब देखिए, अब पूछ रहा है कि ये पार्क में जो फूल लगे हैं, इस पार्क में जो फूल लगे हैं, तो इस खेलने का जगह है वो कितना बचा। दो क्रॉस रोड्स तो कुछ जगह ले गया, ये आप देख रहे हैं 9,900 मीटर स्क्वायर ये क्रॉस रोड्स के वजह से ये पार्क में से जगह चला गया। अब जगह कितना बचा, व्हाट इज द रिमेनिंग एरिया इन द पार्क, दैट इज यू हैव टू फाइंड इन हेक्टर्स। चलिए हम निकालते हैं एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन, यानी कि एक्सक्लूडिंग का मतलब इसको निकालने के बाद द क्रॉस रोड्स, एक्सक्लूडिंग द रोड्स। देखिए पूरा है, द फुल पार्क इज 700 इंटू 300। ये तो आप समझ रहे हैं 700 लेंथ है, 300 ब्रेथ है। सो टोटल पार्क अगर रोड नहीं रहता तो क्या होता, एक रेक्टेंगल का जो एरिया का फॉर्मूला है इसी से हमारा निकलता इसका एरिया 700 इंटू 300 माइनस द एरिया कवर्ड बाय द टू रोड्स, यानी कि 9,900। 7 3 21, 21 के बाद 1 2 3 4 zeros, यानी कि 210,000 माइनस 9,900। इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 21 के बाद 4 zeros और 9,900 0 0 1 20,000 20 200,100 मीटर स्क्वायर 200,100 2,100,000 मीटर स्क्वायर। अब इसको आपको आंसर देना है हेक्टर में, और हेक्टर का हम बता चुके हैं, मीटर स्क्वायर को हेक्टर में चेंज करने के लिए 10,000 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि ये एरिया 200,100 बाई 10,000, 1 के बाद 4 zeros, यानी कि 4 0 जब चला जाएगा तो 1 2 3 4 के बाद आपका डेसिमल आएगा, यानी कि 20.01 हेक्टर।
20.01 hectare is the area of the park excluding the crossroads. तो आपको पता चल रहा है क्रॉस रोड्स का एरिया हमने किस तरह से निकाला. क्रॉस रोड्स एक्चुअली इस फिगर में हमारा कुछ नहीं, दो रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल के फॉर्मूला से निकाला. लेकिन एक आपका इसमें सोचने की बात है कि ये जो कॉमन स्क्वायर बन रहा है, द एरिया ऑफ द कॉमन स्क्वायर वाज रिपीटेड. ये रिपीट हो रहा था, एक बार काउंट हो गया लेकिन दूसरा बार भी ये आ जा रहा था, इसलिए इसको एक बार माइनस करना पड़ता है. बच्चे लोग अक्सर इसे भूल जाते हैं, इसलिए इसके सम्स गलत हो जाते हैं. बच्चों, जिस तरह से इसका हेक्टर में आपने एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन एक्सक्लूडिंग द रोड्स किया था, इसको भी आप, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है आंसर इन द हेक्टर्स, तो इसको भी आप कर ले सकते हैं. 9900 मीटर स्क्वायर को आप जब 10,000 से आप डिवाइड करेंगे तो 4 zeros जब चले जाएंगे, 1 2 3 4 डिजिट के पास आपका डेसिमल होगा, यानी आपका 0.99 हेक्टर आपका क्रॉस रोड्स का आंसर निकलेगा. सो योर आंसर इज 0.99 हेक्टर एंड 20.01 हेक्टर. These are your answers. 7 number. Through a rectangular field of length 90 meter and breadth 60 meter, two roads are constructed which are parallel to the sides and cut each other at right angles. Number 7. रेक्टेंगुलर, इसी तरह का रेक्टेंगुलर फील्ड है और थ्रू ए रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ 90 मीटर एंड 60 मीटर ब्रेथ, two roads are constructed which are parallel to the sides. एक रोड ऐसा है पैरेलल टू द लेंथ एंड दूसरा रोड है पैरेलल टू द विड्थ. कट ईच अदर एट राइट एंगल थ्रू द सेंटर ऑफ द फील्ड. ठीक है, ये सेंटर से कट कर रहा है. इफ द विड्थ ऑफ द ईच रोड इज 3 मीटर, width of roads, each roads are 3 meter. Find the area covered by the roads. So आपका जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 था, सेम है. एक रोड ये है, दूसरा रोड ये है. तो रोड 1 का अब तो आपको पता चल गया है. रोड 1 का एरिया जब निकालेंगे तो एरिया ऑफ रोड 1 इक्वल टू, ये अगर रोड 1 है तो ये 90 आपका लेंथ है और ये कितने का है, 3 मीटर. इसका विड्थ है 3 मीटर, इसका भी विड्थ 3 मीटर है, इसका भी विड्थ 3 मीटर है, यानी कि 90 इंटू 3 270 मीटर स्क्वायर रोड 1 का एरिया निकल गया. इसी तरह से एरिया ऑफ रोड 2 60, ये 60 है क्योंकि ये पैरेलल टू विड्थ है. सो ये 60 इंटू 3 बोथ आर रेक्टेंगुलर शेप. सो ये हो गया 180 मीटर स्क्वायर. अब हमारा एरिया ऑफ द टू रोड्स, क्या होगा, रोड 1 का एरिया प्लस रोड 2 का एरिया माइनस
ये जो कॉमन स्क्वायर आपका डबल हो रहा है। तो ये तो एक बार चला गया 270 जब हम किए, इसका काउंट मिल गया, इसको हमने मेजरमेंट कर लिया। अब एरिया ऑफ द रोड टू कर रहे हैं जब, फिर इसका डबल मेजरिंग हो रहा है, इसलिए इसका एरिया को एक बार आपको माइनस करना पड़ेगा, यानी कि एरिया ऑफ रोड 1 प्लस एरिया ऑफ रोड 2 माइनस एरिया ऑफ द कॉमन स्क्वायर तो एरिया ऑफ रोड 1 270 प्लस एरिया ऑफ रोड 2 180 माइनस एरिया ऑफ कॉमन स्क्वायर, सो 3 मीटर इंटू 3 मीटर 9 मीटर स्क्वायर कीजिए। 0 15 हैंड कैरी 1 2 4 450 माइनस 9 यानी कि 441 मीटर स्क्वायर। 441 मीटर स्क्वायर आपका एरिया ऑफ द रोड मिल गया, क्योंकि आपने रोड 1 और रोड 2 को ऐड किया और इससे कॉमन जो स्क्वायर रिपीट हो रहा था इसका भी एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया। आपका नेट जो द कवर्ड एरिया बाय द टू रोड्स आपका निकला 441 मीटर स्क्वायर। पहला आंसर तो आपका निकल गया। सेकंड कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग रोड्स, ये रोड को कंस्ट्रक्ट करना है, इसका रेट है 110 पर मीटर स्क्वायर। सो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग the roads equal to rupees 110 पर मीटर स्क्वायर। एक मीटर स्क्वायर का अगर 110 लगता है तो 441 हमें करना है, तो ये कितना रुपीस लगेगा, या 441 इंटू 110 11 से मल्टीप्लाई करते 48,510. The cost of constructing the roads will be 48,510 rupees और आपका जो रोड्स का एरिया है 441। सो एक आंसर तो आपका 441 मीटर स्क्वायर और सेकेंड आंसर इज द कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्टिंग द रोड्स 48,510 rupees. These are the answers. Question number 8. Pragya wrapped a cord around a circular pipe of radius 4 centimeter and cut off the length required of the cord. Then she wrapped it around a square box of side 4 centimeter. फिगर में दिखाया गया है। Did she have any cord left? क्या उसके पास ये जो कॉर्ड उसने एक बार सर्कुलर पाइप पे रैप किया, फिर उसने कॉर्ड को काट लिया और उसी कॉर्ड को एक स्क्वायर बॉक्स में लपेटा। आपको बताना है क्या उसने कॉर्ड बचा पाई। पाई इक्वल टू 3.14 लेना है। चलिए इसको करते हैं। देखिए सर्कुलर पाइप किस तरह का होता है, जिस तरह का मेरा मार्कर पेन है इसी तरह का सर्कुलर पाइप होता है। इस पर वो कॉर्ड मतलब एक थ्रेड टाइप का होता है, थ्रेड को ये लपेट रही है। सो ये एक सर्कुलर पाइप पर ये कॉर्ड को लपेट रही है। सो जब हम कहते हैं किसी चीज पर सर्कुलर बाउंड्री में लपेट रही है तो उसका मतलब है इसका, और ये चूंकि सर्कुलर पाइप है इसका मतलब ये जितना भी लपेटेगी दैट इज इक्वल टू इट्स सरकमफरेंस। तो सरकमफरेंस, अगर सरकमफरेंस हम निकाल लेंगे
तो हमें पता चल जाएगा कि कॉर्ड की लेंथ कितना है। तो सरकमफ्रेंस इक्वल टू फॉर्मूला होता है 2 इंटू पाई इंटू आर, और यहां पर आर दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, आर इज 4 सेंटीमीटर, और पाई का वैल्यू 3.14 लेने के लिए कहा गया है। जब भी आपको 3.14 दिया रहे आप उसी को अप्लाई कीजिए, नहीं तो 22/7 आपको मालूम है, इंटू 4 सरकमफ्रेंस निकल गया 25.12 सेंटीमीटर। अब क्या कर रही है ये 25.12 सेंटीमीटर, जैसे उसको वो कॉर्ड मिल गया उसको वो काट दे रही है, यानी कि उसके हाथ में सिर्फ 25.12 सेंटीमीटर का एक इस तरह का कॉर्ड है। अब इसे क्या कर रही है, वो एक स्क्वायर बॉक्स ली, स्क्वायर बॉक्स में वो लपेटना शुरू की। ये स्क्वायर बॉक्स भी एक साइड दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर है, द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 4 सेंटीमीटर। अब इसको लपेटना शुरू की, समझ लीजिए यहां से लपेटना शुरू की, ऐसे गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई, इस तरह से लपेट ली। सो एक स्क्वायर को जब इस तरह से लपेट रहा है तो स्क्वायर के जब चारों तरफ घूम रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, सही समझा, इसे हम पेरीमीटर कहते हैं। यानी कि पेरीमीटर, हमें पेरीमीटर निकालना है, क्योंकि बच्ची को पूरा ये स्क्वायर बॉक्स को लपेटना है उसी कॉर्ड से जो उसे यहां से मिला था। 25.12 सेंटीमीटर का एक कॉर्ड है उसके हाथ में, और उसको इस बॉक्स को लपेटना है। लपेटने का मतलब ही है जब बाउंड्री से घूमता है पेरीमीटर हम निकालते हैं, और पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है स्क्वायर के लिए 4 इंटू साइड। एक साइड का जो मेजरमेंट है उसके साथ 4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका पेरीमीटर निकल जाएगा। 4 इंटू साइड है 4 सेंटीमीटर, यानी कि 16 सेंटीमीटर। अरे वाह, उसके हाथ में था 25.12 सेंटीमीटर और उसने तो 16 सेंटीमीटर में ही स्क्वायर बॉक्स को लपेट लिया, यानी कि उसके हाथ में तो द कॉर्ड लेफ्ट विथ हर, उसके हाथ में तो 25.12 था और 16 सेंटीमीटर उसने लपेट लिया, इसलिए इसके हाथ में अभी भी कॉर्ड बचा हुआ है। कितना है देखते हैं, 25.12 से अगर 16 को माइनस करते हैं 9.12 सेंटीमीटर अभी भी उसके हाथ में बचा हुआ है। द कॉर्ड लेफ्ट विथ हर इज 9.12 सेंटीमीटर। उम्मीद है आपको प्रज्ञा का जो प्रॉब्लम था वो आपको समझ में आया। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। द एडजॉइनिंग फिगर, ये फिगर है, रिप्रेजेंट्स ए रेक्टेंगुलर लॉन। ये एक रेक्टेंगुलर लॉन है विथ ए सर्कुलर फ्लावर बेड इन द मिडल। इसके बीच में एक सर्कुलर फ्लावर बेड है। फाइंड द एरिया ऑफ द होल लैंड, यानी कि होल लैंड आपका क्या, टोटल रेक्टेंगल का एरिया पूछा है। ये तो आप खुद से भी कर सकते हैं, 5 इंटू 10 मीटर, 5 इंटू 10 मीटर स्क्वायर। सेकेंड में पूछा है द एरिया ऑफ द फ्लावर बेड। एरिया ऑफ द फ्लावर बेड, एरिया का फॉर्मूला आपको मालूम है, चूंकि ये सर्कुलर है तो आपको लगाना है एरिया ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला। थर्ड, द एरिया ऑफ द लॉन एक्सक्लूडिंग द एरिया ऑफ द फ्लावर बेड।
यानी कि ये क्या पूछ रहा है, देखिए क्वेश्चन को समझना है। द एरिया ऑफ द लॉन एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग का मतलब है उसको छोड़ के, किसे छोड़ के, द एरिया ऑफ द फ्लावर बेड। अगर फ्लावर बेड को छोड़ के कितना सा एरिया बच गया, देखिए फ्लावर बेड होने के लिए आपका कुछ एरिया जो है लॉन में कम हो गया, यहां पर फ्लावर लगे रहेंगे, गार्डन बनेंगे, तो यहां पर क्या, यहां पर जो ग्रास है, ग्रास कम हो जाएंगे। तो आपके ये पूछा जा रहा है आपसे, द एरिया ऑफ द लॉन एक्सक्लूडिंग द एरिया ऑफ द फ्लावर बेड। ये फ्लावर बेड को छोड़ने के बाद आपको कितना जगह ये रेक्टेंगल में बच रहा है। तो अब तक आपको मालूम हो गया है, ये रेक्टेंगल का एरिया आप पहले निकाल चुके हैं और फ्लावर बेड का भी निकाल चुके हैं। तो अगर एरिया ऑफ द रेक्टेंगल से आप ये सर्कल का एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका रिमेनिंग पोर्शन निकल जाएगा। फिर है द सर्कमफ्रेंस ऑफ फ्लावर बेड, यानी कि आपका सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला लगाने का है। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। काफी इजी मैथ है, आप खुद से भी इसको वीडियो को पॉज करके खुद से कर सकते हैं। चलिए नंबर 1, द एरिया ऑफ द होल लैंड। एरिया ऑफ द होल लैंड का मतलब ही है, ये रेक्टेंगुलर लॉन है, इसलिए हमें करना होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लॉन। लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ 10 है और ब्रेथ 5 है, यानी कि 50 और मीटर है, इससे 50 मीटर स्क्वायर। ये आपका बन गया पहला सवाल। सेकेंड, द एरिया ऑफ द फ्लावर बेड। यहां पर देखिए, यहां पर फिगर में दिया हुआ है, ये क्या है, ये रेडियस है, तो रेडियस दिया हुआ है 2 मीटर, रेडियस इक्वल टू 2 मीटर, और द एरिया ऑफ द फ्लावर बेड यानी कि आपका सर्कुलर है, इसलिए एरिया ऑफ द सर्कुलर फ्लावर बेड। सर्कुलर है इसलिए हमने पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, पाई 22/7 इंटू आर 2 दिया हुआ है, सो 2 का स्क्वायर यानी कि 22/7 इंटू 4, 88/7 मीटर स्क्वायर। इसको आप पॉइंट में चेंज कर सकते हैं, चाहे तो 7 से 88 को डिवाइड कीजिए, 7 1 जा 7, 8 7 2 जा 14, 4 पॉइंट जाएगा 0, 7 5 जा 35, 5 0 7 7 जा 49। इससे ज्यादा आपका ये टर्मिनेट होने वाला नहीं है, इसलिए आप यहां लिख सकते हैं 12.57 मीटर स्क्वायर, या तो फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हैं। थर्ड, द एरिया ऑफ द लॉन एक्सक्लूडिंग द एरिया ऑफ द फ्लावर बेड। तो चाहे तो आप लिखिए इसको एरिया ऑफ द लॉन एक्सक्लूडिंग द एरिया ऑफ द फ्लावर बेड, या तो लिखिए थर्ड में जो रिक्वायर्ड एरिया का मतलब है रिक्वायर्ड एरिया एज पर द क्वेश्चन, ये 3 में जो आपसे पूछा गया है, द एरिया ऑफ द लॉन एक्सक्लूडिंग द एरिया ऑफ द फ्लावर बेड। इस फ्लावर बेड को छोड़ने के बाद, तो एरिया ऑफ द लॉन माइनस एरिया ऑफ फ्लावर बेड। एरिया ऑफ द लॉन हमें निकल चुका है 50 मीटर स्क्वायर, इसलिए 50 माइनस एरिया ऑफ द फ्लावर बेड
12.57। अब इसको आपको सब्ट्रैक्शन जानना है। देखिए सब्ट्रैक्शन बहुत सावधानी से करना है। 12.57 है, इसको भी आप 50.00 लिख लीजिए। अब 12.57 से आप सब्ट्रैक्ट कीजिए। 3 and carry 1, 4 carry 1, 3, 7 and carry 1, 2, 3, 37.43 मीटर स्क्वायर। कोई भी एरिया होगा वो यूनिट का स्क्वायर में ही इसका यूनिट आएगा, क्योंकि मीटर स्क्वायर से आप मीटर स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपका आंसर भी मीटर स्क्वायर में आने का है। नंबर 4 में कोई खास बात नहीं है। सर्कमफ्रेंस ऑफ द फ्लावर बेड, यानी कि इस जो सर्कल आपका दिया हुआ है इसका सर्कमफ्रेंस। सो सर्कमफ्रेंस ऑफ फ्लावर बेड, यानी कि ये सर्कुलर है इसलिए 2 पाई आर लगेगा। 2 इंटू 22/7 इंटू आर। आर क्या है? आर 2, यानी कि 2 to the 4, 4 से 22 यानी कि 88/7। लेकिन सर्कमफ्रेंस हमेशा यूनिट में होता है, क्योंकि सर्कमफ्रेंस एक लेंथ है, ये आपका मीटर स्क्वायर में नहीं आएगा, इसको मीटर में लिखना है। देखिए एरिया जो था 88/7 सेम निकला 88/7, लेकिन ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, यूनिट इसका अलग अलग है। ए मीटर स्क्वायर, ए मीटर, तो डेसिमल आपको कोई टेंशन नहीं है, निकला हुआ है 12.57 मीटर। सो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। एक क्वेश्चन में आपका 4 क्वेश्चंस दिए हुए थे, आपने इस तरह से सॉल्व किया। हम करते अगला सवाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। इस तरह का एक फिगर दिया हुआ है और यहाँ पर एक शेडेड पोर्शन भी है। ये शेडेड पोर्शन है, देख रहे हैं, FDCE। FDCE कैसा ज्योमेट्रिकल फिगर लग रहा है? हाँ, ये तो क्वाड्रिलेटरल है। और किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है? ना ही रेक्टेंगल है, ना ही स्क्वायर है, ना ही पैरेललोग्राम है। हमें तो समझ में नहीं रहा है FDCE किस तरह से आप निकालेंगे, हम भी नहीं निकाल सकते हैं। चलिए एक काम कर सकते हैं, हम ये शेडेड पोर्शन का जब हमें निकालना है, हम क्या कर सकते हैं, ABCD एक रेक्टेंगल है, ABCD इज ए रेक्टेंगल, और इसके अंदर 2 ट्रायंगल है, AFE और CDE। AFE एक ट्रायंगल यहां है और दूसरा ट्रायंगल यहां है। AFE एक ट्रायंगल है और EBC एक दूसरा ट्रायंगल है। ये दोनों को अगर हम पूरे में से निकाल दें तो क्या ये शेडेड पोर्शन नहीं निकल जाएगा? जरूर निकल जाएगा। चलिए इसके लिए हम पहले पूरे जो ABCD का है एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD निकाल लेते हैं। सो ये तो निकालना आसान है, क्योंकि इसका लेंथ है 18 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 10 सेंटीमीटर, इसलिए 18 इंटू 10 इक्वल टू 180 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया निकल गया। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ द ट्रायंगल 1। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1, ये देखिए ये राइट एंगल है। राइट एंगल किस लिए है? क्योंकि ये ABCD इज ए रेक्टेंगल, तो ये हर एंगल क्या होगा? 90 डिग्री होगा, यानी कि AFE इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। इसलिए ये 6 को अगर आप बेस लेंगे, इसको आप हाइट समझ सकते हैं, इसलिए हाफ इंटू
AF इंटू AE यानी कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आपको यहां निकल रहा है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए 2 से 6 कटा, 3 इंटू 10 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह ट्रायंगल 2 का भी आप निकालिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 हाफ इंटू बेस 8 सेंटीमीटर लीजिए और हाइट आप लीजिए 10 सेंटीमीटर यानी कि 8 इंटू 10 यानी कि 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका शेडेड पोर्शन का एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इक्वल टू एरिया ऑफ ABCD। टोटल में से जितने भी आपका शेडेड नहीं है, अनशेडेड है, उसको आप माइनस कर दीजिए यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 माइनस कर दीजिए, आपका शेडेड पोर्शन निकल जाएगा। एरिया ऑफ ABCD 180 माइनस 30 प्लस 40। सिर्फ आप मेथड को फॉलो कीजिए, ब्रैकेट देना मत भूलिए। ऐसा नहीं कि एरिया ऑफ ABCD माइनस बिना ब्रैकेट दिए करेंगे, आपका गलत हो जाएगा कैलकुलेशन। इसलिए जैसे जैसे बता रहे हैं उसका फॉलो कीजिए, आपका मैथ का जर्नी बहुत ही कंफर्टेबल रहेगा। 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से आप शेडेड पोर्शन का सम्स को काफी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 2 भी है, 2 को भी हम सॉल्व करते हैं। चलिए सेकंड में है PQRS। एक इस तरह का रेक्टेंगल दिख रहा है और इसके अंदर एक TQU एक ट्रायंगल है जो शेडेड है। अब आपको निकालना है शेडेड पोर्शन का एरिया। सो TQU किस तरह का ट्रायंगल है कुछ पता नहीं चल रहा है, इसलिए इस ट्रायंगल का तो एरिया हम निकाल नहीं सकते हैं। सो उपाय क्या है? हाँ, उपाय एक है, आप PQRS का एरिया निकालिए और इसमें 3 ट्रायंगल बन रहा है। एक ट्रायंगल 1, दूसरा ट्रायंगल 2, तीसरा ट्रायंगल 3। देखिए हर ट्रायंगल को हमने व्हाइट रखा है। दिस ट्रायंगल्स आर अनशेडेड एंड जिसको निकालना है दैट इज शेडेड। और हर एक ट्रायंगल देख रहे हैं क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल को निकालना काफी आसान है क्योंकि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से आपका इसका एरिया निकल जाएगा। सो PQRS किस तरह का क्वाड्रिलेटरल है इसको पहचानने का है। देखिए SU 10 सेंटीमीटर, UR 10 सेंटीमीटर यानी कि टोटल SR है 20 सेंटीमीटर। ये साइड 20 सेंटीमीटर, ये साइड भी 20 सेंटीमीटर यानी कि स्क्वायर है। PQRS is a square। इसलिए एरिया ऑफ PQRS इक्वल टू 20 इंटू 20 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। साइड इंटू साइड हमने इस स्क्वायर का PQRS का एरिया निकाल लिया। अब हमें निकालना है तीन ट्रायंगल का। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस PQ को ले लेते हैं, PQ इंटू हाइट PT या TP। हाफ इंटू PQ कितना होने वाला है? अच्छा PQ नहीं है लेकिन कोई बात नहीं, SR तो मालूम है 20 सेंटीमीटर, तो इसका ऑपोजिट 20 सेंटीमीटर ही बनने वाला है। सो PQ विल बी ऑल्सो
20 सेंटीमीटर इंटू टीपी, ये 20 है इसलिए टीएस ऑल्सो विल बी 20, और ये 10 है इसलिए 20 माइनस 10, ये पीटी 10 होने वाला है, 10 सेंटीमीटर। ये 20 और ये 10 यानी कि हाफ इंटू पीक्यू, पीक्यू का वैल्यू है 20 सेंटीमीटर और टीपी का वैल्यू है 10 सेंटीमीटर। 10 यानी कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर ट्रायंगल 1 का निकल गया। इसी तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 निकालिए, हाफ इंटू एसयू इंटू टीएस, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि हाफ इंटू 10 इंटू 10, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बाकी रह गया आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल 3, हाफ इंटू, आप देख रहे हैं यू आर इंटू क्यू आर, 10 इंटू 20, हाफ इंटू 10 इंटू 20, यानी कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जिस तरह से आपने 1 में निकाला था, इसी तरह एरिया ऑफ शेडेड रीजन, जो शेडेड पोर्शन है, आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ PQRS से ये एरिया ऑफ ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 2, ट्रायंगल 3 को माइनस करेंगे। इसके लिए एरिया ऑफ PQRS माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 प्लस ट्रायंगल 2 प्लस ट्रायंगल 3, तीनों को ऐड कीजिए इकट्ठा और पूरे में से सब्ट्रैक्शन कर दीजिए। सो PQRS आपका सब बना हुआ है यहाँ पर 400 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल 100 प्लस 50 प्लस 100, 400 में आप माइनस कीजिए 250, यानी कि 150 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका इसका आंसर निकला। So the shaded portion, area of the shaded portion will be 150 centimeter square. बच्चों नंबर 11 हमारा एक्सरसाइज का लास्ट सवाल है। ये फिगर को देखिए, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है और कहा है फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD। यहाँ पर कुछ डायमेंशंस दिए हुए हैं। AC इक्वल टू 22 सेंटीमीटर, BM इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, DN 3 सेंटीमीटर एंड BM इज परपेंडिकुलर ऑन AC। BM जो है AC के ऊपर परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 डिग्री पर इरेक्ट है, 90 डिग्री बना रहा है AC से, और DN इज ऑल्सो परपेंडिकुलर ऑन AC। आपको निकालना है एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD। इस ABCD का क्वाड्रिलेटरल का आपका एरिया निकालना है। सो इसका एक चीज नोटिस कीजिए, ये 2 ट्रायंगल से बना है। सो एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। देखिए ABC में ADC दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो आपका एरिया ऑफ ABCD निकल जाएगा। अब एरिया ऑफ ABC आपने पढ़ चुका है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट,
यहां भी एडीसी में भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन क्या बेस और हाइट मालूम है? देखिए ए बी सी में अगर एसी आपको मालूम है, तो एसी के ऊपर बीएम क्या है? परपेंडिकुलर है। यानी कि एसी अगर बेस होगा तो बीएम इसका हाइट होगा। तो एसी तो आपको मालूम है, एसी इक्वल टू 22। ट्रायंगल एबीसी में अगर एसी बेस है और बीएम हाइट है, बीएम भी दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, फिर तो आपका एरिया ऑफ एबीसी निकल रहा है। इसी तरह एडीसी में देखिए, एडीसी में अगर एसी बेस है और डीएन उसके ऊपर डीएन, देखिए डीएन 90 डिग्री बना रहा है और एडीसी इस तरह से ट्रायंगल बन रहा है। तो क्या एसी बेस है और डीएन हाइट है, सो हाफ इंटू एसी का मतलब है 22, एसी इंटू डीएन इंटू 3। क्योंकि आप समझ रहे हैं, अगर आप इस तरह से लिखना भी चाहते हैं लिख सकते हैं, हाफ इंटू एसी इंटू बीएम, और यहां भी हाफ इंटू एसी इंटू डीएन। टीचर को भी समझना चाहिए कि आपने ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल एडीसी को अच्छी तरह पहचाना है कि इसका बेस क्या है, इसका हाइट क्या है, और इसका बेस है क्या है और इसका हाइट क्या है। दोनों एक्चुअली कॉमन बेस है, दोनों का बेस एसी ही है। हाफ इंटू एसी 22, बीएम 3 प्लस हाफ इंटू 22 इंटू 3। (33 प्लस 33) यानी कि 66 centimeter square is the answer. The area of the quadrilateral ABCD will be 66 centimeter square. ये रहा हमारे एक्सरसाइज का, आज का एक्सरसाइज का सारे सवाल। और इतना ही नहीं, आपका पेरीमीटर और स्क्वायर, पेरीमीटर एंड एरिया का जितने भी सवाल थे इस क्लास के खत्म हो चुके हैं। हो सकता है आपको एरिया और पेरीमीटर का सवाल करने में आपको अभी कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा, लाइक कीजिए। मैं लाइक के लिए पहले नहीं कहता हूं, वीडियो के लास्ट में कहता हूं। अगर आपको अच्छा लगे फिर लाइक दीजिए, और अभी तक अगर मैथो लर्न चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज डू इट। Thank you very much for supporting us. Bye bye. Take care.